जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर 14 सांख्यिकी। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात आप कहें तो अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में की जाती है उसे सांख्यिकी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि सांख्यिकी जो है ये गणित का एक भाग है। जैसे आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जैसे आप साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ते हैं, वैसे ही सांख्यिकी भी मैथ का ही एक हिस्सा है, गणित का ही एक हिस्सा है, जिसमें हम लोग अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन करते हैं। ठीक है। ये सांख्यिकी जो है इसका इंग्लिश होता है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि ये जो शब्द बना है स्टेटस से बना है। स्टेटस क्या है? तो एक लैटिन शब्द है, इसी से बना हुआ है स्टैटिस्टिक्स। चलिए आगे हम इसमें समझेंगे सबसे मेन चीज क्या? आंकड़ा। आंकड़ा यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको डाटा। आंकड़ा क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। किसी भी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहा जाता है। किसी भी कार्य के लिए अगर कोई भी कहीं से भी आप अगर सूचना लेते हैं तो उसे आप क्या बोलेंगे? डाटा बोलेंगे। ठीक है। जैसे आप मान के चलिए किसी स्कूल में गए और वहाँ जो एग्जाम चल रहा था उस एग्जाम में बच्चों के द्वारा कितने नंबर लाए गए और उस नंबर को जो आप एकत्र करते हैं वो सब के सब क्या है? डाटा है। या फिर आपके गांव में पूरे एक साल में कितने लोग डेथ किए हैं उसको इकट्ठा करना क्या कहलाएगा? डाटा कहलाएगा। ठीक है। डाटा भी जो है लैटिन शब्द डेटम से बना है। किससे बना है? डेटम से। डेटम से आपका डाटा बना हुआ है। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक प्राथमिक और दूसरा गौण। प्राथमिक और गौण। चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। डाटा 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े, यानी कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा फिर किसको कहेंगे? तो अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एकत्रित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। यानी कि कोई भी आंकड़ा आप खुद स्वयं जा करके किसी से प्राप्त करते हैं, किसी से नहीं बल्कि कहीं से भी डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, तो उसको हम प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। गौण आंकड़ा क्या है? तो गौण आंकड़ा मान के चलिए आप कोई आंकड़ा लेना चाहते हैं और कोई व्यक्ति उस आंकड़ा को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। आप जा करके उससे क्या कर लिए? परचेज कर लिए या फिर ले लिए उस सूचना को, उस आंकड़ा को। उसी को हम बोलेंगे गौण आंकड़ा। ठीक है। यानी कि इसमें जिसे चाहिए आंकड़ा वो डायरेक्ट प्राप्त नहीं किया करता है, किसी और के द्वारा प्राप्त करता है। लेकिन इसमें जिसे जो आंकड़ा चाहिए वह स्वयं अपने उद्देश्यों को ध्यान में रख करके उस आंकड़े को प्राप्त करता है, जिसे हम प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। चलिए, हमने उम्मीद है कि आप आंकड़ा समझ गए होंगे, आंकड़ों के प्रकार समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो एक तो यथा प्राप्त आंकड़ा, यानी कि रॉ डाटा जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में। दूसरा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन विधि से, और तीसरा वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। इन तीनों विधि से हम आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दे सकते हैं। चलिए तो हम देखते हैं तीनों को बारी बारी से कि कैसे इसमें क्या होता है। यथा प्राप्त आंकड़ा, यानी कि रॉ डाटा। ठीक है। तो रॉ डाटा क्या है? तो किसी भी स्रोत से जो भी हमें जानकारी मिलती है, जो भी हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे डायरेक्ट यूं ही लिख देना यथा प्राप्त आंकड़ा कहलाता है। जैसे मान के चलिए किसी स्कूल में गए या किसी कोचिंग संस्थान में गए और वहाँ कुछ बच्चे थे जो कि टेस्ट दिए थे या कोई एग्जाम दिए थे,
और उनके द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं उसे आपने सबसे पूछा और कॉपी में नोट कर लिया, उसे आप बोलेंगे यथा प्राप्त आंकड़ा। मान के चलिए आपके यहीं कोचिंग में टेस्ट हुआ हो और उस टेस्ट में आप लोगों ने जो नंबर लाए वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। मान के चलिए हमने आपसे पूछ कर लिखा है, तो नंबर जो लाए उसमें से किसी ने 1 नंबर लाया, किसी ने 2 नंबर लाया, किसी ने 5 नंबर, किसी ने 8 नंबर, किसी ने 7 नंबर, किसी ने 9 नंबर, किसी ने 12 नंबर, ऐसे नंबर लाए 2 2 4 2 6 1 7। किसी ने लेके आए इसमें से 8 नंबर, फिर किसी ने लाया इसमें से 7 नंबर, इसी में से कोई लेके आ गया 6 नंबर, कोई लेके आ गया फिर 5 नंबर, कोई 7 नंबर, किसी का 9 नंबर, किसी का 10 नंबर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक व्यक्ति को और ले लेते हैं, कम से कम 15 रखते हैं। किसी का आ गया फिर से यहाँ पे 7 नंबर। ठीक है, तो 15 विद्यार्थी थे जिन्होंने टेस्ट दिए और उन सभी ने टेस्ट दिया, तो ये निम्नलिखित नंबर आ गए। अब इन नंबरों को आपने जा करके क्लासरूम से खुद से ही इकट्ठा किया या नोट किया, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? तो प्राइमरी डाटा बोल सकते हैं। और यही प्राइमरी डाटा यथावत जैसे मिला वैसे ही आपने क्या कर दिया, यहाँ पे नोट कर दिया, जिसे आप बोलेंगे यथा प्राप्त आंकड़ा, यानी कि रॉ डाटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रॉ डाटा। यानी कि कहीं से भी अगर आपको डाटा मिल रहा है और उस डाटा को आप यूं ही डायरेक्ट लिख देते हैं, तो उसको बोलेंगे यथा प्राप्त आंकड़ा, यानी कि रॉ डाटा। दूसरा क्या था? तो दूसरा था हमारा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। चलिए अब इसको भी समझते हैं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या है? दूसरा यहाँ लिखते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, इंग्लिश में इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। खैर इंग्लिश को छोड़िए, हम लोग इसे समझते हैं कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटन क्या है। हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन को इसी उदाहरण से समझ लेंगे। ये जो है आपका, इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक कॉलम में सजाएंगे। कैसे? तो मानते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के अनुसार इसमें कि ये सभी के सभी एक्स आई हैं, एक्स आई है, प्राप्त आंकड़ा जो है वो एक्स आई है। और ये एक्स आई जो है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1 से और अधिकतम कहाँ है? 12 तक है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यही है। चलिए अब इस आंकड़ों के लिए हम मिलान चिन्ह बनाएंगे। मिलान चिन्ह क्या होता है अभी फिर से हम बता देंगे आपको। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह क्या होता है कि ये आपको बताता है कि ये जो अंक है, ये अंक कितने व्यक्तियों के द्वारा लाया गया। मिलान चिन्ह जो होता है, जैसे एक व्यक्ति के लिए, कितने व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति के लिए अगर 1 प्राप्त हो रहा है तो 1 ऐसे खींचेंगे, 2 के लिए 1 2, 3 के लिए 1 2 3, 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? तो 1 2 3 और 1 4। 5 के लिए क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 के लिए आप 1 2 3 4 को चिन्ह खींच देंगे। 4 चिन्ह खींचने के बाद आप इसको काट देंगे, हो गया 5। कितना हो गया ये? 5। अगर मान लीजिए आपको 6 लिखना है, जैसे कि बता देते हैं, 6 लिखना है, तो 6 के लिए 1 2 3 4 5, सॉरी 5 नहीं
4 ही रहेगा। 4 के बाद 1 काट देंगे तो हो जाएगा 5, एक फिर बाद में खींच देंगे इसको तो हो जाएगा 6, यानी कि 5 ये है और 1 6। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाएगा, 1 के बाद 2 3 4 फिर काट देंगे 5, 10 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा। ये आपको लगातार ऐसे ही चलते रहेगा। चलिए हम आते हैं अब यहाँ पे मिलान चिन्ह पे। ठीक है, यहाँ हम इस आंकड़ों पर भी ध्यान देंगे और इस पे भी। बोल रहा है कि एक इसमें कितनी बार आया हुआ है, तो देखेंगे तो 1 नंबर लाने वालों की संख्या मात्र 1 ही है, तो 1 है तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में 1 चिन्ह खींच देंगे। ठीक है, और इसी के साथ इसका बारंबारता, क्या चीज़, तो बारंबारता भी लिखते चलेंगे। तो बारंबारता यानी कि FI। ठीक है, तो बारंबारता क्या है, तो इसके लिए है 1, यहाँ पे भी 1 ही है ये, तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, आगे देखिए फिर 2 कितनी बार आया है, यानी कि 2 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इसमें कितनी है, तो 1 ही है, इसके भी लिए भी हम खींच देंगे 1 ही चिन्ह। 3 के लिए कितने हैं, 3 एक भी बच्चों ने नहीं लाया तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। 4 कितने बच्चों ने लाया, तो एक भी बच्चों ने नहीं लाया, इसको भी क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। 5 कितने बच्चों ने लाया, तो 1 2 और भी है, नहीं है, तो 2 बच्चों ने लाया, तो इसको 1 2 कर देंगे और इसके सामने जाएंगे। 5 कितने बच्चों ने लाया था, तो यहाँ ऐसे 2 लिख देंगे। ठीक है, 6 लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे, क्योंकि 1 ही विद्यार्थी ने लाया था, मिलान चिन्ह में 1 ही खींचेंगे। 7 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो इसमें हम काउंट करेंगे। 7 नंबर के लिए 1 2 और 1 3 और भी है, हाँ एक यहाँ है 4, यानी कि 4 बच्चों ने लाया था 7 नंबर, तो 1 2 3 और 1 4, और यहाँ पे लिख देंगे इसको हम 4, इसका 1 छूट गया था यहाँ पे जी 1। ठीक है, 8 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 8 नंबर लाने वाले 1 और 1 2 2 है। चलिए तो 2 मिलान चिन्ह खींचेंगे और यहाँ लिख देंगे 2। 9 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है इसमें, तो 9 नंबर वालों की संख्या 1 है 2 है 2 है, यानी कि 2 चिन्ह खींचेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 10 लाने वाले की विद्यार्थियों की संख्या अब 1 है। 10 नंबर लाने के लिए विद्यार्थियों की संख्या 1 ही है, सॉरी ऐसे 1 नहीं लिखना है हमको, केवल चिन्ह खींच देना है, यहाँ लिखेंगे 1। 11 नंबर लाने वाले कितने हैं, 1 भी नहीं है, छोड़ देंगे ऐसे ही खाली स्थान। 12 नंबर लाने वालों की संख्या कितनी है, लास्ट हमारा क्या है 12 है, तो 12 नंबर लाने वालों की संख्या इसमें देखेंगे तो इधर से चलेंगे, 1 है 1 ही है, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे लिख देंगे ये वाला 1। ठीक है, अब हमें सारे आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसके डैश डैश 2 डैश दे देंगे, सारे आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। चलिए तो यही है आपका बारंबारता सारणी, जो कि अवर्गीकृत है। कैसे है, अवर्गीकृत है। इस टेबल को आप देख करके इसके अपेक्षा कह सकते हैं कि ये 7 नंबर लाने वाले की संख्या कितनी है, तो 4 है, यानी कि 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 7-7 नंबर लेकर आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि अब इस आंकड़ों को देख करके आप इसके अपेक्षा थोड़ा सटीक तरीके से पहले बता सकते हैं, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह के बच्चे इसमें ज़्यादा नंबर लाए हुए हैं, कौन से बच्चे ज़्यादा नंबर लाए हैं, कितने नंबर ज़्यादा नंबर लाए हैं। ठीक है, चलिए अगला अब हम लोग समझेंगे इसी के बाद में वर्गीकृत डाटा है, और हम लोग इसी डाटा के अनुसार उसको भी समझ लेंगे, वर्गीकृत बारंबारता बंटन को। तो चलिए अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर में वर्गीकृत बारंबारता
बंटन। तीसरा हमारा यही था, वर्गीकृत बारंबारता बंटन। हमें जो ये डाटा मिले थे, इस डाटा को हम थोड़ा और सरल बना करके इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको वर्गों में डालेंगे। कैसे बनाएंगे? वर्गीकृत बारंबारता बंटन से। तो चलिए हम इसमें ले लेते हैं 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ऐसे भी करके ले सकते हैं। चलिए यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट है इसलिए हम 1 से हम भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। इस पर 1 वो नंबर फिर से लिख देखिए यहाँ पे। चलिए उस नंबर को फिर से यहाँ पे लिख देते हैं जो हम अपने ऊपर में लिखा है। 1 2 5 8 7 9 12 8 7 6 5 7 6 5 7 के बाद 9 है, उसमें हम 9 लिखेंगे यहाँ पे। 9 9 10 और लास्ट 7, यही 15 थे। इन्हीं पे हम लोग फिर से समझते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन को हम कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 12। तो इसके अनुसार हम इसको वर्गों में बांटेंगे, यानी कि समूहों में बांटेंगे। ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल कर देंगे इसका। लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग अंतराल को क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, शॉर्टकट में लिखना तो इसको लिखेंगे CI। ठीक है, अब स्केल लेते हैं। चलिए सीना खींच लिए, यहाँ पे लिखते हैं 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अब इस वर्ग अंतराल में ये जो हमने नंबर लिखे हैं, अब इसके अनुसार हम इसको क्या करेंगे, बारंबारता बनाएंगे कि कौन सा संख्या बार बार आया हुआ है, यानी कि FI बनाएंगे। बारंबारता, बारंबारता FI, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सॉरी शॉर्ट में FI बोलेंगे। चलिए, तो 1 से 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? देखिए हम इसमें इस मैक्सिमम नंबर को कभी भी इसके साथ नोट नहीं करेंगे, इसके साथ काउंट नहीं करेंगे। 3 अगर मान लीजिए इसमें से आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, तो हम उस 3 को इसके लिए नहीं लिखेंगे, उस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इस वर्ग अंतराल के लिए लिखेंगे। जैसे हम लोग आगे मिलेगा उसके अनुसार समझ जाएंगे। देखिए 1 से 3 के बीच में कितनी संख्या है? तो 1 है, 2 है, और भी है नहीं है, तो 2 संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे 2। 1 से 3 के बीच, 1 से 3 के बीच। उसके बाद आते हैं 3 से 6 के बीच। 3 से 6 के बीच इसमें देखते हैं तो आपको मिलेगा 3 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 मिलेगा। 5 मिलेगा एक बार और 2 बार। 6 है लेकिन 6 को लेंगे, 6 नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखिए मैक्सिमम इसका नंबर है, इस ग्रुप का मैक्सिमम नंबर है जिसको हम नहीं लेते हैं। इस 6 को लेंगे हम नेक्स्ट वर्ग में, नेक्स्ट वर्ग अंतराल में लेंगे। ठीक है, तो 5 एक बार है, 1 2 बार है, इसके अलावा कोई सा संख्या नहीं है जो 3 और 6 के बीच में हो, तो 2 लिख देंगे। जी 6 से 9 के बीच, 6 से 9 के बीच, यानी कि 6 तो वही करेगा, 7 भी आएगा, यानी कि 1 2 3 8 भी आएगा, 4 4 5 5 5 6। कितनी बार आया 6 से 9 के बीच? 6 बार। कितनी बार? तो 6 बार।
चलिए अब देखिए 9 से 12 के बीच, 9 से 12 कितने हैं, तो इधर 9 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है और एक 4 है। देखिए यहाँ पे 12 लास्ट है, हम 12 लास्ट करके छोड़े हैं, इसलिए हम इसको इसके साथ ही लिख देंगे इस 12 को। आप सोच रहे होंगे सर 12 यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे 12 लास्ट है, तो इसको तो यहाँ लिखेंगे नहीं। तो आगे भी हमने वर्ग अंतराल नहीं लिखा है। अगर वर्ग अंतराल यहाँ लिखा रहता 12 से 15, तो हमारा इधर आ जाता है 1, यानी कि 12 नीचे में आ जाता है, लेकिन नहीं है, इसी के साथ हम काउंट कर देंगे। ठीक है, कितना हुआ था 9 से 12 में, तो 9 से 12 में हुआ था 1 2 3 और एक 4। हमें शायद 3 से 6 को एक बार फिर से लिखना है। देखिए 3 से 6 के बीच, 3 से 6 के बीच 5 एक बार, 2 बार और 5 यहाँ एक बार और है, 3 बार है, तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, काट देते हैं 3। ठीक है, इसको जब काउंट करेंगे तो देखिए, तो 3 2 5, 5 6 11, 11 4, 15 विद्यार्थी थे, 15 विद्यार्थी हो गया। अब हम इन आंकड़ों को देख करके ये भी कह सकते हैं कि इसमें 6 और 9, 6 नंबर और 9 नंबर के बीच लाने वाले मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। यानी कि हमें ये जो डाटा पहले प्राप्त थे, इसके अपेक्षा जब हमने वर्ग अंतराल निकाला इसका, तो हमें थोड़ा और सरलता से इसमें हमको जानकारी प्राप्त हो गया। चलिए तो हम आगे समझते हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी कि आंकड़ों को हम किस किस तरह से और भी निरूपित कर सकते हैं, कैसे कैसे और भी उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं अपने द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़ों को। चलिए, तो सबसे पहला दंड आलेख द्वारा, सबसे पहले हम इसको अगर चाहें तो दंड आलेख द्वारा इसको निरूपित कर सकते हैं। दंड आलेख, दंड आलेख द्वारा इसको निरूपित कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है आयत चिन्ह चित्र। आयत चित्र हम बारी बारी से सबको समझेंगे आयत चित्र द्वारा, यानी कि हिस्टोग्राफ द्वारा, हिस्टोग्राम द्वारा हम निरूपित कर सकते हैं। तीसरा है आपका बारंबारता बहुभुज द्वारा। बारंबारता बहुभुज द्वारा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इन 3 मेथड से हम लोग आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कर सकते हैं। बारी बारी से हम समझने की कोशिश करते हैं इन तीनों के बारे में। सबसे पहले हमारा दंड आलेख। दंड आलेख, इस दंड आलेख में हम कैसे निरूपित करते हैं आंकड़ों को, ये समझते हैं। मान के चलते हैं कि आपके फैमिली में मंथली खर्च कुछ है और उस खर्च को आपने पूरे महीने नोट किया, तो आपने पाया कि आपके द्वारा खर्च किए गए जो पैसे हैं वो किस किस एरिया में ज़्यादा हुए। जैसे आपने जो खर्च किया पैसा, उसको हम बोलते हैं मद। किस किस मद में ज़्यादा पैसा खर्चा किए हैं, मद। आपने किया ग्रोसरी यानी किराना दुकान पे, ठीक है, ग्रोसरी ही लिखते हैं। ग्रोसरी पर कुछ पैसा खर्च किया आपने, ग्रोसरी को हम जी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, कितना खर्च किया बगल में खर्च भी दर्शा देते हैं। आपने खर्च किया ग्रोसरी पर
मान लीजिए इसको 1000 में लिख देते हैं, यहाँ पे 1000 में जो खर्च किए हैं रुपया किस में है, 1000 में। मान लीजिए 4000 रुपया आपने एक महीना में खर्च किया, 4 लगा दिए, इसका मतलब 4000 हो गया। ग्रोसरी पर 4000 रुपया खर्च किए। किराया, आप मान लीजिए कहीं डेली आ जा रहे थे तो उसके लिए आपने जो किराया खर्च किया, यानी कि किराया दिया, या फिर अपने ही को किसी रूम में रखते हैं या किसी के यहाँ रूम में रहते हैं तो रूम भाड़ा देंगे ना, तो उस रेंट को हम नोट कर लेते हैं। तो आपने रेंट पर खर्च किया टोटल 5000 रुपया, ठीक है। दवा मेडिसिन, दवा पर भी आपने कुछ खर्च किया महीना का, एम से डिनोट करेंगे मेडिसिन, कितना खर्च किया मान लेते हैं, उस पर भी आपने 5000 रुपया किया खर्च, इसके लिए दवा के लिए। ईंधन, ईंधन यानी कि फ्यूल, मान लीजिए बाइक रखे हैं, बोलेरो रखे हैं, जो भी रखे हैं उसके लिए पेट्रोल वगैरह लगेगा ना, फ्यूल लगेगा ना, तो उस फ्यूल पे आपने कुछ पैसा खर्च किया। और फ्यूल पर कितना खर्च किया, तो मान लीजिए 2,000 रुपया खर्च किया उस पर, ठीक है। फिर आगे है मनोरंजन का कोई साधन खरीदते हैं, जैसे बैडमिंटन खरीद लिए, बच्चों के लिए क्रिकेट बॉल खरीद लिए, तो मनोरंजन का साधन यानी कि मनोरंजन पर आपने खर्च किया कुछ, मनोरंजन, इस पर भी कुछ पैसा आपने खर्च किया। और मनोरंजन को हम इंटरटेनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, तो आई से डिनोट कर देते हैं। मनोरंजन पर आपने खर्च किया, उस पैसा जो है वो 1000 रुपया था, कितना था 1000। फिर आगे मान के चलिए आपने किसी अन्य काम में भी कुछ खर्च किया होगा, शिक्षा पर भी तो खर्च कर सकते हैं ना, तो शिक्षा पर भी लिख देते हैं। शिक्षा चूँकि अभी महंगा हो चुका है तो इस पर भी लिख देते हैं हम, कितना रुपया, 1000 रुपया आपने महीना का खर्च किया। और अन्य छोटे बड़े कामों के लिए भी कुछ पैसा खर्च किए होंगे, जिसको हम लिख देते हैं विविध, विविध। अच्छा, शिक्षा के लिए एजुकेशन होता है तो ई लगा देते हैं, और विविध के लिए भी लगा देते हैं। विविध पर भी आपने खर्च किया, और कितना रुपया खर्च किया है, तो विविध पर आपने खर्च किया है, मान लेते हैं हम 2000 रुपया अन्य कामों के लिए खर्च किए हैं, ठीक है। तो आपका एक डाटा तैयार हो गया यहाँ पे महीने का यानी कि मासिक खर्च का, विभिन्न कार्यों में आपने ये पैसे खर्च कर दिए। अब इसे आप दंड आलेख द्वारा कैसे निरूपित करेंगे, चलिए हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। स्केल लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, देखिएगा। ऐसे ये सब कार्य आप लोग पेंसिल से करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जिस जिस कार्य के लिए आप खर्च कर रहे हैं उसको एक साइड क्यों लिखेंगे, यानी नीचे लिख रहे हैं, पैसों को इस साइड लिखेंगे, कितने रुपए खर्च किए गए, और जो मद था यानी कि जिस जिस कार्य के लिए खर्च किया गया मंथ का, उसे हम नीचे के साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं मद, जो हमने पैसे खर्च किए जिस कार्य के लिए वो मद लिख दिए, यानी कि हमारा नीचे के साइड में क्या है, तो मद है, ठीक है। और वो मद कौन कौन सा है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा गैप दे करके उसको नोट कर देते हैं, कितने मद है, तो यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 आराम से आ जाएगा। कर देते हैं 1 सेंटीमीटर पर सभी मदों को लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मद है। पहला में क्या है, तो हमारा ग्रोसरी था, जी था, यहाँ पे लिख देंगे जी। उसके बाद में क्या था, किराया यानी कि रेंट था, तो लिख देंगे आर। उसके बाद में दवा मेडिसिन, उसके बाद में है फ्यूल एफ, उसके बाद है इंटरटेनमेंट का सामान आई, उसके बाद शिक्षा पर एजुकेशन पर भी कुछ पैसे खर्च हुए थे,
और विविध कार्यों के लिए भी कुछ पैसे खर्च हुए थे। ठीक है, अब इधर हम लिखेंगे पैसा 1000 में, और इसमें हम देखेंगे अधिकतम इसमें कितना है, 5000 के आसपास है, यानी कि एक एक यूनिट लेके देखते हैं। चलिए इसको ऐसे भी ले लेंगे तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 1 5 आ जाएगा आराम से। एक 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ये होगा आपका 0। खैर इसके लिए नहीं लिखते हैं 0, लिख ही देते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये सभी के सभी क्या चीज़ है, तो खर्च है। जो पैसे खर्च किए गए वो खर्च है, और ये खर्च किस में है, तो 1000 में, 1000 में है। ठीक है, ये पैसे 1000 में खर्च किए गए थे, वही है। यहाँ लिख देते हैं रुपए जो खर्च किए गए, इधर मद है। अब देखिए जी वाले ने कितना रुपया खर्च किया, यानी कि ग्रोसरी वाले ने में कितने खर्च किए गए थे, 4000। तो हम 4 पे आएंगे, यानी कि इसके सामने तक, और एक आयताकार दंड बना देंगे। चार तक जाएंगे। ये रहा आपका ग्रोसरी पे किया गया खर्च, कितना है, 4000 लिख देंगे वहाँ पे। फिर अगला है किराया, रेंट पर 5000 रुपया खर्च हुआ है। चलिए रेंट पर भी कर लेते हैं। ये रहा रेंट का 5000। पाँच हजार, 5 के सामने एकदम से आएगा, इस पे लिख देंगे 5। ठीक है, फिर आगे मेडिसिन पे कितना खर्च किया गया है, तो मेडिसिन पर भी उतना ही खर्च किया गया, यानी कि 5000 ही खर्च किया गया है। चलिए आगे ईंधन पर कितना खर्च किया गया है, फ्यूल पर, तो 2000 रुपया। तो 2 तक जाएंगे, 2 यहाँ आएगा लगभग, तो 2 तक जाएंगे हम। दो के सामने लगभग यहाँ आएगा 2। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें इंटरटेनमेंट में कितना खर्च हुआ है, 1000 रुपया, एक के सामने ही रहेंगे। ये रहा आपका 1000 रुपया। शिक्षा एजुकेशन पर भी 1000 ही खर्च हुआ है। ठीक है, विविध पर खर्च हुआ है 2000 रुपया। विविध पर 2000 रुपया खर्च हुआ है, ऊपर में 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा डंडा लेख बन करके
तैयार हो गया। यही है दंड आलेख, जिसके माध्यम से हम आंकड़ों को क्या किए हैं, निरूपित किए हैं। यहाँ देख कर आप बता सकते हैं कि ग्रोसरी पर 4,000 रुपये खर्च हुआ है, और किराया यानी कि रेंट पर 5,000 रुपया, मेडिसिन पर भी 5,000, तेल पर 2,000 रुपया, इंटरटेनमेंट के सामान पर 1,000 रुपया, और शिक्षा एजुकेशन पर भी 1,000 रुपया, और लास्ट विविध यानी कि एक्स्ट्रा खर्च हुआ है 2,000 रुपया। ठीक है, ये है दंड आलेख के माध्यम से आंकड़ों को निरूपित करना। दूसरा हम क्या बताए थे, तो दूसरा हम बताए थे आयत चित्र द्वारा आंकड़ों को निरूपित करना। तो चलिए हम उसको भी समझ लेते हैं, आयत चित्र द्वारा आंकड़ों को कैसे निरूपित करते हैं। आयत चित्र, दूसरा है आयत चित्र। इसके माध्यम से हम आंकड़ों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आयत चित्र द्वारा। तो इसमें भी हम कुछ वर्ग अंतराल लेते हैं, CI लेते हैं, यानी कि वर्ग अंतराल मान लेते हैं कि कुछ दिया हुआ है वर्ग अंतराल। यहाँ पे वर्ग अंतराल, और हम वर्ग अंतराल जो लिखेंगे किसके लिए, चलिए ये भी विद्यार्थियों के लिए ही करते हैं। मान के चलिए कोई एग्जाम आप लोगों ने दिया और उस एग्जाम में प्राप्त कुछ नंबर है, ठीक है, तो उसी नंबर के अनुसार हम इसको भी बनाते हैं। तो मान के चलते हैं आपका वर्ग अंतराल है 140 से 150 के बीच। ठीक है, कुछ नंबर है 150 से 160 के बीच, 160 से 170, 170 से 180, और 180 से 190, और 190 से 200। इतने नंबर लाए गए किसी भी स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा। ठीक है, अब अगला होगा आपका बारंबारता, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या। कितने विद्यार्थी कितने कितने नंबर लेके आए, ये चीज यहाँ लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, इनकी संख्या कितनी है, अब ये लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि इसको आप FI बोल सकते हैं, बारंबारता बोल सकते हैं। तो 140 से 150 के बीच नंबर लाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या मान लेते हैं 5 है। 150 से 160 के बीच लाने वालों की संख्या 10, 160 से 170 के बीच लाने वालों की संख्या 20, 170 से 180 नंबर लाने वालों की संख्या 9, 180 से 190 लाने वालों की संख्या 6, और 190 से 200 के बीच जो नंबर लाए विद्यार्थी उनकी संख्या है 2। ठीक है, इतने ही इनकी संख्या है। अब इन सभी को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा कितने, तो 10 5 15 20 35 9 44 और 10 44 और 8 52, 52 विद्यार्थी टोटल थे जो कि ये नंबर लेकर के आए हुए हैं। अब इस चीज़ को हम आयत चित्र के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या करते हैं, इधर हम नोट करते हैं विद्यार्थियों की संख्या, इधर अंक। देखिए अब हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल जब लिखते हैं नीचे में अंक यही ना है, जो अंक लाया गया वर्ग अंतराल में जो अंक है ये यही है। तो इसे हम नीचे में नोट करेंगे। तो 140 से 150 है, यानी कि 140 से लेकर 200 तक हम जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 200। तो 140, अभी ये निश्चित अंतराल पे हम इसको क्या कर देंगे,
मार्क लगा देंगे, लगा देते हैं। निश्चित अंतराल पे लगाएंगे। एक 140, 50, 60, 170, 180, 190, 200 हो गया। इधर भी मार्क लगा देते हैं। हमको इधर में चाहिए कहाँ तक, अधिकतम मान कितना है, 20 है। 20 है, यानी कि दो दो का गैप ले लेते हैं इधर। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ही हो रहा है। थोड़ा सा कम कर लेंगे, हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये लास्ट 20 है। ठीक है, अब इसको हम आयत चित्र द्वारा दर्शाने जा रहे हैं, इस बारंबारता सारणी को। ठीक है, स्टार्ट हुआ है 140 से। चलिए, तो एक एक गैप को हम 10-10 पर लेंगे। 140, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़ को और, 140, 150, 160, 70, 80 करके यहाँ 200 तक लेंगे। ठीक है, लेकिन अब ये सोचिए कि यहाँ से यहाँ 140 लिए तो यहाँ 150 लेंगे, यहाँ 160 लेंगे, यहाँ 170 लेंगे। आप सोचिए, यहाँ से यहाँ तक के गैप में हम 10 का अंतराल लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के गैप में 130 का अंतराल कैसे होगा, नहीं होगा। और उसके पहले हमारा तो अंक कोई था नहीं खर्च का, अंक का। तो ऐसा करते हैं, इसके बीच की गैप को हम जिग जैग से नोट कर देते हैं ऐसे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके 130 तक, 140, 39 तक की संख्या को क्या कर दिए हैं, इकट्ठा कर दिए हैं, यानी कि खींच करके सिकुड़ा दिए हैं। ठीक है, जिग जैग से कर देते हैं इसके बीच को। चलिए, अब समझ गए होंगे। 170, 180, 190 और लास्ट कितना है, 200। ठीक है, अब 140 देखिए, 140 लाने वाले, 140 से 150 लाने वालों की संख्या कितनी है, 5 है। 140 से 150 नंबर लाने वालों की संख्या टोटल 5 है। तो हम 140 से जाएंगे 150 तक, 5, 4 और 6 के बीच में आएगा 5 लगभग। चलिए, तो हम स्केल उठाएंगे, 4 और 6 के बीच ले आके मिलाएंगे, ये 5 रहा लगभग, यही है। 140 से 150, 140 से 150 के बीच लाकर मिला देंगे, ये हुआ 140 से 100। इसको रहने देते हैं यहाँ पे, नहीं रुकेंगे कुछ भी यहाँ पे। ठीक है, 5। आगे है 150 से 160 के बीच 10, यानी कि हम जाएंगे 10 के पास, ये रहा 10। तो 150 से 160 के बीच बोला है, तो 150 से ही जाएंगे हम, 10 यहाँ पे है लगभग, मिला देंगे 60 के बीच। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ये कितना है, तो 10 है। ठीक है, अधिकतम मान इसका 10 है। फिर 160 से 170 के बीच 20 तक जाएंगे, यानी कि यहाँ तक 20 है ना, तो यहाँ से जाएंगे 120 तक। एक 160 से 170 वाला है, ये रहा आपका 120, 20 हो गया 160 से 70 के बीच।
फिर आगे है 170 से 180 के बीच 9, तो 8 और 10 के बीच आएगा 9, लगभग यहाँ तक। तो हम इसको मिला देते हैं 170 से 180 के बीच। आठ और ये रहा 9, ये 9 है, ठीक है। चलिए फिर 180 से 190 के बीच 6 तक जाएंगे। 6 हमारा ये है, ये आ जाएगा लगभग यहाँ तक। चलिए ये रहा 6 तक, 6 है, ठीक है। 190 से 200 के बीच में 2 तक ही है, यानी कि ये रहा 2, लगभग यहीं पे रहेगा। इसको मिला देते हैं इसे हाथ से। चलिए हो गया। तो ये हम निरूपित कर दिए आयत चित्र के माध्यम से। किसके माध्यम से निरूपित किए हैं इसको? तो आयत चित्र के माध्यम से इसको हम निरूपित कर दिए हैं। और अब लास्ट आपका आता है बारंबारता बहुभुज। तीसरा मेथड क्या आता है? तो बारंबारता बहुभुज। ये हम इसी पे समझ लेंगे, बिल्कुल आसान सा है। तो यहाँ लिखते हैं बारंबारता बहुभुज, तीसरा नंबर। बारंबारता बहुभुज, ठीक है। बारंबारता बहुभुज क्या होता है? इसमें हमने जो ये आंकड़े बनाए हैं, सॉरी आयत चित्र बनाए हैं, इसमें प्रत्येक का मध्य बिंदु, यहाँ पे इसका ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ से मध्य बिंदु ये हुआ, यहाँ पे मध्य बिंदु ये हुआ, और यहाँ पे ये हुआ। अब इन सभी को हम एक स्केल के माध्यम से क्या करेंगे? मिला देंगे। यहाँ से इसको मिला दिए, फिर यहाँ से हमने इसको मिला दिया, फिर यहाँ से हमने इस बिंदु को मिला दिया, फिर यहाँ से इस बिंदु को मिला दिया, और फाइनली हमने इन दोनों को मिला दिया। ये जो आप रेड से आकृति देख रहे हैं, बहुत सारे भुजाओं के द्वारा निर्मित, यही आपका बारंबारता बहुभुज क्या है? तो बारंबारता बहुभुज है, और कुछ इसमें दूसरा नहीं है। चलिए, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के इस सेशन में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।